के सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ए होता है किस फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। इसमें से ए इसका कल अपन डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवाइज करा रहा हूँ। ए इसका वास्तविक पार्ट है और बी इसका रियल पार्ट है, या अपन कह सकते हैं ये वास्तविक संख्या जिसके साथ में आई लगा है वो काल्पनिक संख्या है, और हम कौन सी पढ़ते हैं, वास्तविक। हमारे सिलेबस में काल्पनिक नहीं है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक वास्तविक संख्या का रियल नंबर का, और दूसरा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर का। तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया था रियल नंबर कौन से होते हैं, तो जिसको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जिनको अपन वास्तविक रेखा पर दिखा सकते हैं, वो सब कौन से कहलाते हैं, वास्तविक नंबर। कल मैंने आपको बना के भी बताई थी। अब थोड़ा सा बस इतना बता देता हूँ कि माइनस इन्फानाइट से कहाँ प्लस इन्फानाइट तक, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे वो पॉइंट वाले हों, कैसे भी हों, जो भी आप नंबर सोचेंगे वो सब कौन से होंगे, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो इसका कौन सा पार्ट हो सकता है, डेसिमल, कौन सा पार्ट हो सकता है, और एक इंटीजर। देखिए जो संख्याएं होंगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच, या तो वो कैसी होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती, कल मैंने बताया था, जिनमें पॉइंट वगैरह नहीं होता, 3.1 3.2 ऐसी संख्याएं पूर्णांक नहीं, बिना पॉइंट वाली। जो डेसिमल वाली हैं वो इधर आ जाएंगी, और जो बिना डेसिमल वाली हैं, बिना पॉइंट वाली हैं, बिना दशमलव वाली हैं, वो इधर आ जाएंगी। तो हमने सभी वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपका कौन सा इंटीजर पार्ट होता है, पूर्णांक संख्या, और एक आपका डेसिमल पार्ट। हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव, है ना, और इसी को अपन भिन्न भी कह देते हैं, है ना। जहाँ भिन्न होगा वहीं तो डेसिमल आएगा। जैसे अपन ने लिखा 1/2 भिन्न 1, और भाग देंगे तो कितना आता है, 0.5। तो डेसिमल तभी तो आएगा जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। क्लियर है ना। तो हमने वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में डिवाइड किया। एक वे संख्याएं जिनमें पॉइंट आता है, दशमलव आता है, उसको अपन भिन्न भी कहते हैं, उसको अलग कर दिया, और बिना पॉइंट वाले को हमने अलग कर दिया। यहाँ जो है इंटीजर में हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं में, है ना, ये हमने दो भागों में डिवाइड की हुई थी। अच्छा, कौन सी होती हैं ये, तो हमने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 डैश प्लस इन्फानाइट तक, और इसमें कौन सी आती हैं, -1 -2 -3 डैश कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट तक। यानी इसमें से हमने पॉइंट वाली हटा दी, बाकी की जो बची हैं वो कौन सी है, इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, और जो पॉइंट वाली हैं वो इधर आ गई। अब इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते थे। कौन कौन से में हमने किया था, एक आपकी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे याद है कि भूल गए, चलिए ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक, इनमें कौन कौन से आते थे, 0 1 2, 0 से लेकर उधर के पूरे 3 4 5 डैश प्लस इन्फानाइट तक, ये धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक में -1
-2 -3 -4 डट माइनस ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये हमने डिस्कस किए हुए थे। और इधर जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? एक तो इसमें टर्मिनेटिंग, एक तो आएगा टर्मिनेटिंग पार्ट। कौन सा? टर्मिनेटिंग, भिन्न वाले में। जैसे हमने लिखा 2/3, हमने भाग दिया, नहीं जाएगा तो हम क्या करें, सॉरी ये टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। 3/2 अपन भाग देंगे, 2 एकम 2 पॉइंट लगेगा, 10 होके फिर भाग देंगे तो ये ख़त्म हो गया ना। तो ऐसा डेसिमल, ऐसा वाला डेसिमल पार्ट जो कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, एक समय के बाद में भाग देने पर क्या हो जाए, शांत हो जाए। इसी को अपन शांत प्रमेय भी कह रहे थे। तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग पार्ट है ना। जैसे हमने लिया 11/2 तो 2 5 10 और 2 5 10 5.5 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग है। हमने लिया 15/4 तो हमने भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 30 कर देंगे, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.75। ये भी ख़त्म हो रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, भाग दें और एक समय पर जाके रुक जाए। और एक होता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होता है? जो रुके ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 10/3, 3 त्रिक 9, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 10 कर देंगे, 3 त्रिक 9। ये कौन सा भाग है? ये चला जा रहा है। और एक इसमें और आता है नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे हमने लिखा 3.1432601529 डट चला जा रहा है। ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हैं? ये समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो समाप्त न हो उसको अपन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन दोनों में भी फ़र्क है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग है। देखो इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, और इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग नहीं है। रिपीट जानते हैं, जब कोई सेम संख्या दोबारा आए एक क्रम से, एक सीक्वेंस से, उसको अपन रिपीटिंग कहते हैं। तो इसमें तो देखो 3 बार बार आ रहा है, तो अपन इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा है? वट रिपीटिंग। और ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वट नॉट रिपीटिंग। रिपीट नहीं कर रहा है। देखो सीक्वेंस अलग ही चल रहा है, 1 4 3, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें और इसमें फ़र्क समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसमें हमने जो टर्मिनेटिंग पार्ट है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वट रिपीटिंग है ना। वो वाला पार्ट किस में आएगा? परमेय संख्याओं में। और जो रिपीटिंग नहीं, जिसमें रिपीट नहीं कर रहा है, वो किस में आएगा? अपरमेय। अपरमेय, इरेशनल, भूल गए? रैशनल, इरेशनल मैंने आपको बताया हुआ था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा? रैशनल यानी परमेय संख्या, और दूसरी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। फिर इसमें हमने परमेय संख्याओं में 2 कैटेगरी ली थी,
कौन कौन सी? शांत और अशांत, यानी टर्मिनेटिंग इसको अपन कहते हैं शांत प्रमेय। क्या कहते हैं? शांत प्रमेय। और एक हमने लिया था नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग। अच्छा, ऐसा करें तो ज़्यादा सही है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी अपन दो भागों में डिवाइड कर दें, या चलिए इधर ले लेंगे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग, ये सब कौन सी हैं? ये प्रमेय संख्या है। जैसे वो तो है ही जिनको अपन ने पढ़ा था कि जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कल की क्लास में अपने डिस्कस किया था, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। वे सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा अपन ने और भी डिस्कस किया हुआ है कि जो टर्मिनेटिंग हैं वे प्रमेय हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वट रिपीटिंग है वे भी कैसी हैं? प्रमेय। थोड़ी सी जगह कम है तो आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे शांत प्रमेय में एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 10/2, कितना आ गया? 5। शांत प्रमेय है। हमने लिखा 3/2, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 5, मतलब पॉइंट के बाद रुक गया ना, तो जो रुक जाते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल लिया 13/2, तो 2 6 12, 2 5 10, समझ गए। इसको अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत प्रमेय। कैसी कहते हैं? शांत प्रमेय। और नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग इसमें आता है एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 10/3, तो अपन भाग देंगे तो 3 3 9, ये रिपीट होता जाएगा। तो ये ख़त्म नहीं होगा, अनंत तक चलेगा, इसलिए अपन इसको कहते हैं क्या है? नॉन रिपीटिंग यानी अशांत प्रमेय। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको अपन रोक सकते हैं, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं, वो तो रोक सकते हैं। तो जिनको रोका जा सकता है वे सब कौन सी होती? प्रमेय संख्याएं। जैसे ये हमने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 क्वालिटी हैं। एक कौन सी? रिपीटिंग वाली। कौन सी? रिपीटिंग, इसमें रिपीट हो रहा है। और एक कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉट रिपीटिंग। इसमें रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? अप्रमेय संख्याएं। ये किस कैटेगरी में? ये वाली कौन सी है? ये प्रमेय है। कैसी है? प्रमेय। और ये वाली कैसी है? अप्रमेय। अंतर समझ में आ रहा है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगी और ये भी कभी समाप्त नहीं होगी। दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें रिपीटिंग, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, और इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो जिसमें पैटर्न आता है वो प्रमेय होती है, जिसमें पैटर्न नहीं होता है, जो रिपीट नहीं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? अप्रमेय। और डिटेल में पढ़ना है तो अपन पहला वीडियो है इसका, वो ज़रूर देखिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे प्रमेय संख्याओं की। तो प्रमेय संख्याओं में अपन ने कौन कौन सी रखी थी? एक तो अपन ने बोला था पाई है, चलो ठीक है। दूसरा हमने ऐसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है और पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो सब आ जाती है। जैसे √2, √3, √5, है ना। हाँ बिल्कुल, √2, √3, √5, इस तरीके की बहुत सारी संख्या इसमें आ जाएंगी, है ना।
लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो बाहर निकल आएंगे, वो किस में आ जाएंगे, प्रमेय में। तो इस तरीके के इसमें आ जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, तीसरा ये वाला, कौन सी वाली कैटेगरी आती है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग वट और एंड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉट रिपीटिंग, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, वो सब कैटेगरी किस में आती हैं, अपरिमेय संख्याओं में। तो अपरिमेय संख्याओं की केवल यही क्वालिटी है पहचानने की, एक तो पाई आता है, और ऐसी संख्याएं जिनका अपन पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं और रूट के अंदर लिखे हैं, और ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है रूट के अंदर लिखे हैं, वे कौन से कहलाते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, क्यू रूट ऑफ 2, क्यू रूट ऑफ 3, क्यू रूट ऑफ 5, क्यू रूट ऑफ 9, क्यू रूट ऑफ 10, है ना। क्या क्यू रूट ऑफ 27 आएगा 27? नहीं, क्योंकि उसका घनमूल 3 हो जाएगा, 3 कैसी है, परिमेय। ठीक है, तो यहाँ इसको अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, और जो इंटीजर जो नंबर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सब की सब कैसी हैं, ये परिमेय, परिमेय है कि नहीं। वे संख्याएं जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो उसके अंतर्गत आती हैं कि नहीं। पूरी की पूरी पूर्णांक संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्या। उसके अलावा डेसिमल में कौन सा वाला पार्ट आएगा, टर्मिनेटिंग वाला, और नॉट टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग, ये पार्ट भी किस में आएगा, परिमेय संख्याओं में। और जो नॉट टर्मिनेटिंग है, ना तो ख़त्म होगा और ना ही रिपीट करेगा, वो किस में आएगा, वो अपरिमेय में। तो अपरिमेय की कैटेगरी में लिख दी 4 हैं, पाई इस तरीके से लिखा हो, और ये वाली कंडीशन। तो इधर अपन ने इसमें परिमेय अपरिमेय को भी डिस्कस कर लिया, और आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। अब जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी, यहीं से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और यहीं से अपने कौन से, पूर्ण संख्या, होल नंबर कर सकते हैं कि नहीं। अगर इसमें से अपन इतना पार्ट ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश प्लस इन्फानाइट, ये कौन सी हैं, प्राकृत। 0 नहीं आता इसमें, ध्यान रखना। और यहाँ पर 0 को इंक्लूड कर लें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस डैश प्लस कहाँ तक, इन्फानाइट तक, ये कौन सी हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। या ना, ये जो लिखे हैं ना धनात्मक पूर्णांक, यही होल नंबर होते हैं, 0 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक। तो 0 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक ये कौन से हो गए हमारे, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और 1 से लेकर इन्फानाइट तक लें, 0 को शामिल न करें तो। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर पूर्ण संख्या, इनमें नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, और आगे अपन इसको डिवाइड करें, कैटेगराइज करें इसको, इसका वर्गीकरण करें, तो इसी में से आपकी निकलती हैं अभाज्य और भाज्य। अभाज्य और भाज्य, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं जो लिखी हैं 1 से लेकर इन्फानाइट तक, इनमें से कुछ अभाज्य हैं, मतलब प्राइम नंबर हैं, और कुछ अभाज्य हैं, मतलब कंपोजिट नंबर हैं। अब बात आती है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं, देख के तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक, हाँ, एक का तो सब में ही भाग चला जाता है। अपन ऐसे परिभाषा देते जिसमें एक का भाग चला जाए और स्वयं से जाए, इसके अलावा और किसी से ना जाए, यही कहते हैं ना। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं। और जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग चला जाए वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए ठीक है, अभी और मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ये बताइए अभाज्य में कौन कौन सी आएंगी? क्या एक होगी? नहीं होगी, कारण अभी बताऊंगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और दो है। ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो केवल और केवल दो ही है, और सम संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और 3 में 1 का भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा। 5, 7, 11 इस तरीके से चलेंगी। समझ गए? जो केवल खुद से ही विभाजित हों, एक से तो हो ही जाती हैं, खुद से ही हों, तो में 2 का ही भाग जाएगा और किसी का जाएगा क्या? 3 में 3 के अलावा और किसी का। 5 में 1 को छोड़ दीजिए, एक का तो सब में ही चला जाता है। 7 में, 11 में, ऐसे ही अपन आगे भी काउंट करेंगे कितनी होती हैं, केवल अभी इतना समझ लियो। भाज्य जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग चला जाए, जैसे 4 है, 4 में 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, तो कैसी हो गई? भाज्य 10, 12। तो ये 2 वर्गीकरण हो गए कि प्राकृत संख्याओं में से कुछ प्राइम नंबर हैं और कुछ कंपोजिट नंबर हैं, कुछ अभाज्य हैं और कुछ भाज्य हैं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सम और विषम, इवन एंड ऑड, सम संख्या और विषम संख्या। ये तो सबको आता होगा कि सम संख्या कौन सी होती हैं? 2, 4, 6 जिनमें 2 का भाग चला जाए, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। जिनमें 2 का भाग चला जाता है वे सम संख्या, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें अभी एक 0 बचा। देखो इनका सब हिसाब किताब हो गया, लेकिन 0 का अभी नहीं हुआ। 0 को किधर रखें? 0 सम है या विषम? जीरो सम में आएगी या विषम में आएगी? देखिए इसको अपने कैटेगराइज किया है 2 में, तो किसी न किसी एक में तो रखना पड़ेगा। तो किस में रखें इसको बताइए? 0 सम है या विषम? सम है, क्लियर है। ऑड है, ऑड कौन कह रहा है? नैन्सी। तो है सम है। अच्छा प्रूव कर सकते हो कैसे है सम? कैसे ही अंदाज से बोल रहे हैं? 2 का गैप हो रहा है। हाँ ये भी सही है। देखिए इन्होंने बोला कि सम संख्याओं में इवन नंबर में प्रत्येक में 2 का गैप है, और यहाँ भी प्रत्येक में 2 का गैप है, 1, 3, 5 है कि नहीं? यानी ऑड नंबर इवन नंबर 2 के गैप को मेंटेन करते हैं। और यदि अपन यहाँ पर 0 लिखें तो 2 का गैप बन रहा है, लेकिन यहाँ 0 रखोगे तो 1 का गैप बन रहा है। बिल्कुल सही तर्क है।
कुतर्क नहीं है, तर्क है, सही है। तो जीरो कहाँ आएगा? यहाँ सम संख्या में जीरो विषम नहीं है। एक तरीका और है पहचानने का। आप मुझे बताइए कि यदि अपन सम संख्या को जोड़ें तो हमको कैसी संख्या मिलती है? जैसे 2 और 4 को जोड़ें तो 6 मिलेगा, मतलब कैसी मिलेगी? सम। सही है ना, प्रॉपर्टी है। और दूसरा मैं आपसे पूछूं कि अपन विषम संख्या के साथ ऑड नंबर के साथ अपन इवन नंबर को जोड़ें तो कैसा मिलेगा? कोई भी विषम संख्या सोचो, 1, और एक सम संख्या सोचो, 2 सोच लो। 1 और 2 कितना हुआ? 3। और 3 कैसी है? तो जब अपन विषम सम को जोड़ते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? विषम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अब अपन चेक करते हैं। यहाँ कोई सम संख्या रखी है, कोई यहाँ रख लें, 4 रख लें, 2 रख लें, 2 रख लिया, और यहाँ पर हमने रखा 0, तो क्या मिला हमको? 2। मैच कर रहा है ना, सम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पर हमने यहाँ रखा 0 और यहाँ सम की जगह हमने रखा 2, लेकिन क्या मिल रहा है? 2। जबकि आना कैसा चाहिए? विषम। आया कैसा है? मतलब ये 0 आपने रखा हुआ है, ये विषम नहीं है। 0 कैसा है? सम है। तो 0 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। तो अपन ने एक फ्लैट वर्गीकरण देखें तो अपन ने पूरा कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं अलग से आपको बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, जगह की वजह से नहीं बताई मैंने, उनको बताता हूँ। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, बढ़िया छपा है, पूरा दिख रहा है। बोलिए, बताऊं? सम्मिश्र संख्या a+ib के फॉर्म में होती हैं। इससे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक हम पढ़ते नहीं हैं। वास्तविक को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। ऐसी जो भिन्नात्मक फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जिनमें डेसिमल आता है, जिनमें पॉइंट आता है। दूसरा भी जिनमें पॉइंट नहीं आता है। फिर हमने इसको आगे डिवाइड किया कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, उसको अपन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो समाप्त ना हो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, ये ख़त्म हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कंडीशन बनती हैं। एक, ख़त्म तो दोनों में नहीं होगा, लेकिन एक में पैटर्न रिपीट होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा वट रिपीटिंग। ये वाली किस में आती? परमेय संख्याओं। ये तो परमेय है ही, ये भी परमेय है ना। इधर मैंने लिखा हुआ है, देखिए, ये किस में आती है? परमेय संख्याओं में टर्मिनेटिंग। और कौन सी आती? नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग वाली किस में आती? परमेय में। अब परमेय में कौन सी जाती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना तो ख़त्म हो ना ही रिपीट हो, जैसे इस तरीके की। फिर हम इधर आए, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, धनात्मक और ऋणात्मक। 0 से लेकर इन्फिनिट तक धनात्मक, -1 से लेकर -इन्फिनिट तक कौन से? ऋणात्मक। इसको फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राकृत, नेचुरल नंबर और होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें 1 से लेकर इन्फिनिट तक आएंगे, इसमें 0 से लेकर इन्फिनिट तक आएंगे। इसको हमने फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य। तो वे संख्याएं जिनमें स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न जाए, वे अभाज्य कहलाती हैं। तो हमने ये छांटी थी। इसमें मैंने बोला हुआ है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, और भाज्य संख्या में जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग चला जाए। पर हमने पूर्ण संख्या को 2 भागों में अगेन डिवाइड किया है, सम संख्या और विषम संख्या। ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाए विषम, जिनमें ना जाए वे विषम। 0 किस में आता है? इसको हमने 2 तरीके से चेक किया। एक तो प्रत्येक में 2 का गैप होना चाहिए। यहाँ 0 रखेंगे तो 2 का गैप है, यहाँ रखेंगे तो गैप नहीं बनेगा। 0 से बने 1 से ही पहुँच जाओगे। और दूसरा हमने ऐसे देखा कि सम को जोड़ेंगे तो सम आता है, और विषम और सम को जोड़ते हैं तो विषम आता है।
लेकिन हमने यहाँ 0 रख के देखा तो समय इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सम है। यहाँ हमने माना कि हो सकता है 0 विषम हो, तो 2 के साथ जोड़ने पर कैसी संख्या आनी चाहिए? विषम। लेकिन आई कैसी है? सम, मतलब 0 विषम संख्या नहीं है। हम समझ गए यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कौन सा? भाज्य संख्या। कौन सा? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें 1 से भाग जाए, किससे भाग जाए? 1 से भाग चला जाए, और किससे? और स्वयं से, और स्वयं से। अच्छा मुझे बताइए, मैंने बेसिक क्लास में वैसे आपको समझाया भी था गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर। बेसिक क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ था कि फैक्टर कैसे कहते हैं। जैसे मैंने पूछा 2 के फैक्टर क्या होंगे, तो जो नंबर इसको विभाजित करेंगे वे इसके फैक्टर गुणनखंड कहलाएंगे। यही होता है ना? तो इसमें किसका भाग चला जाएगा? 1 का और 2 का। मैंने लिया 3 में किसका चला जाएगा? मैंने पूछा 4 में किसका चला जाएगा? मैंने पूछा 1 में किसका जाएगा? तो 1 में सिर्फ किससे जाएगा? यानी 1 के कितने गुणनखंड हैं? और 2 के, और 3 के, 4 के। मैंने पूछा 5 1 का जाएगा, और मैंने बोला 6 1 से, 2 से, 3 से, यानी 6 के कितने गुणनखंड हैं? 4। 4 के कितने हैं? 5 के कितने हैं? 1 का कितना है? यहाँ क्या बोला जा रहा है? जिसमें 1 से भाग जाए और स्वयं से। वे संख्याएं अभाज्य हैं। नहीं, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 संख्याएं डिवाइड करेंगी। कौन सी? एक तो 1 स्वयं। तो हम यहाँ से समझ गए कि अभाज्य संख्याएं जो होंगी उनके कितने गुणनखंड होंगे? 2। केवल और केवल 2। ओनली एंड ओनली, केवल और केवल 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो 1 से भाग चला जाए, दूसरा स्वयं से, तो कितने फैक्टर हुए? 2। क्या 2 से ज़्यादा होंगे? नहीं होंगे। यानी अभाज्य संख्याएं अपन अब दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, कह सकते हैं ना? फिर अभाज्य कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। कौन से? 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। वे संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं, है ना? चलिए अब इधर देखें, 2 के कितने गुणनखंड हैं? कहाँ आएगा? 3 के कितने हैं? कहाँ आएगा? 5 के कितने हैं? कहाँ आएगा? 4 के कितने हैं? 2 से ज़्यादा है ना? कहाँ आएगा? 6 के कितने हैं? कहाँ आएगा? अच्छा 1 के कितने हैं? ये कहाँ आएगा? इसकी कहीं जगह नहीं है, इसकी कहीं जगह नहीं है। ना तो ये अभाज्य में है और ना ही भाज्य में। अभाज्य हो तो 2 गुणनखंड चाहिए, है नहीं उसके पास। भाज्य बनना है तो 2 से ज़्यादा चाहिए, वो भी नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं
कि एक जो है ये ना तो प्राइम है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। समझ में आया क्यों नहीं है? ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बेचारे गरीब का केवल एक ही फैक्टर है इसलिए। हाँ, अनाथ है। जिनके दो हो जाएं वे अभाज्य, जिनके दो से ज़्यादा हो जाएं वे भाज्य। अब मैंने आपसे पूछा कि 7 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 7, तो 7 कहाँ आएगा? मैंने पूछा 8 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, तो 8 कहाँ जाएगा? भाज्य में। फिर हमने लिया 9 में 1 से चला जाएगा, 3 से और 9 से कितने फैक्टर हुए? तो 9 को कहाँ रखेंगे? भाज्य में। फिर हमने लिखा 10 में किससे भाग चला जाएगा? 1 से, 2 से, 10 से। 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो 10 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। हमने लिया 11 में किस किस से भाग जाएगा? कितने फैक्टर हैं? 2 वाले कहाँ रखे जाएंगे? हमने लिया 12, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से कितने फैक्टर हुए? 6। कहाँ जाएगा? भाज्य में। फिर हमने रखा 13 में किसका भाग जाएगा? यानी इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। 13 कहाँ जाएगा? मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे कि नहीं? चलिए, अब प्रश्न आता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। बहुत बढ़िया, सही है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी है? 15। या तो लिख लो या डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट याद रखना ज़्यादा ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में गिनते समय भूल जाओ जल्दबाजी में, एग्ज़ाम के प्रेशर में। दूसरा प्रश्न है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आंसर 25। बहुत बढ़िया। अगला है कि 50 और 100 के बीच में कितनी है? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 1 से लेकर 100 तक में 25, 50 तक 15, तो 15 में से 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। ये आप डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एग्जाम्पल लिखा 2.2371 डैश 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 कैसी है? परमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। रैशनल या इरैशनल? हाँ, कैसी है? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो हम समझ गए कि ख़त्म नहीं हो रहा, तो कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या रिपीटिंग है। यदि रिपीटिंग है तो परमेय और नॉन रिपीटिंग है तो अपरिमेय। तो हमने देखा कि इसमें 2371 बार बार रिपीट हो रहा है, और जो बार बार रिपीट होता है उसको हम बार लगा के रोक सकते हैं, और जिसको बार लगा के रोक सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कैसी है ये?
ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। अब मैंने लिया एक और एग्जाम्पल 0.001001001 कैसी है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्त नहीं होगी और कोई पैटर्न भी नहीं है। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये चूंकि किस कंडीशन पे ख़त्म नहीं होगी तो अपन इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो रिपीट कर रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। मैंने बोला 22/7 कैसी है? अब आप ये मत सोचिएगा कि 22/7 किसकी वैल्यू है। आप तो ये देखो 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा है ना, बस इसलिए कैसी है? परिमेय है। मैंने पूछा पाई कैसी है? आप आंसर देंगे कि यह परिमेय संख्या है। मैंने पूछा कि 3.237 के ऊपर बार, ये कैसी है? परिमेय। रुकी हुई है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसको रोक दिया तो कैसी है? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, व्हाट रिपीटिंग है। तो कौन सी हो जाएगी ये? परिमेय, रैशनल नंबर। मैंने पूछा आपसे कि -1/2 कैसी है? परिमेय के परिमेय? परिमेय, रैशनल नंबर। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि √27 कैसी है? अरे भाई इसका घनमूल 3 आ जाएगा और इसको 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसी हो गई? परिमेय संख्या। फिर मैंने आपसे पूछा कि √10 कैसी है? क्या ये बाहर निकल पाएगी? नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमने आपसे पूछा मैंने √16 परिमेय है कि अपरिमेय? क्योंकि इसका वर्गमूल 4 आ जाता है और 4/1 p/q फॉर्म हो गया। तो कैसी हुई? परिमेय। आ रहा है समझ में? मैंने लिखा q√2 कैसी है? अपरिमेय। मैंने लिखा q√125, इसका घनमूल 5 होता है, इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या हुई ये? परिमेय संख्या हुई। तो मेरे हिसाब से अब परिमेय अपरिमेय आपको एकदम क्लियर होंगे। और इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट हो, कुछ दिमाग में खुरापात चल रहा हो तो बताइए। चल रहा है कुछ? हुआ है सह अभाज्य। भाई सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। कौन से? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य नाम से समझ में आ रहा है। सह का मतलब साथ में, यानी एक दूसरे के साथ में अभाज्य होंगी वो। जैसे मैंने लिखा 2,3। आप तो ये अच्छा, एक चीज़ और है कि इनका HCF कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अभी आपने HCF पढ़ा नहीं है,
फिर भी समझाता हूँ। HCF1 का मतलब होता है कि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय एक के। इसका मतलब होता है HCF1 होना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक इसके मल्टीप्लाई में हो सकता है, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो दोनों में कॉमन हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई भी संख्याएं हों। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कौन सी कहलाएंगी? सह अभाज्य, को प्राइम। मैंने लिखा 5,7 कैसी हैं? केवल आपस में ही देखी जाएंगी। कैसी हैं? क्या इसमें आपस में कुछ कॉमन है? नहीं है। एक है, एक के अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। तो कैसी है? सहअभाज्य। मैंने लिखा 5,12, क्या ये सहअभाज्य है? बताओ तो क्या है आपस, इन दोनों में आपस में कॉमन क्या है? हाँ, ये को प्राइम है। यदि कोई प्राइम नहीं तो बताओ इन दोनों में आपस में क्या कॉमन है सिवाय एक के? है कुछ कॉमन? तो कैसी है? एक आप ये मत देखो कि 12 अभाज्य नहीं है, इसलिए नहीं हो। आप ये देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 12,17, क्या 12-17 में कुछ कॉमन है आपस में? कैसी हैं? अभाज्य, सहअभाज्य। मैंने लिखा कि 10,5, क्या ये सहअभाज्य है? को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि देखो 10 क्या है? 5 × 2 और ये 5 है, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो या तो कॉमन हो गया, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। फिर मैंने एक और समूह लिया 13,26, क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं, क्योंकि देखो 13 दूनी 26, इसमें भी 13 है, जबकि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये भी नहीं है। मैंने लिखा 27,7, क्या ये को प्राइम होंगे? क्या ये को प्राइम होंगे? हाँ, क्योंकि अब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए? आप तो ये ध्यान रखो, जैसे 10 और 5 हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 से कम 5। ऐसे दोनों संख्याएं किसी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। वो कैसी है? को प्राइम। यहाँ देखो कोई संख्या है जिन दोनों को विभाजित कर सके? नहीं है, तो कैसी है? को प्राइम। मैंने लिखा 15,5, क्या को प्राइम होंगे? अरे 5 थी 15, 5 से कम 5 नहीं होंगे। मैंने लिखा 17,20, क्या को प्राइम होंगे? हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें आपस में। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर पाए? नहीं है, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो को प्राइम है। फिर मैंने लिखा 28,6, क्या को प्राइम है? यदि आपस में कुछ कॉमन होगा तो नहीं है, नहीं होगा तो है। तो 2 से भाग जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इन दोनों में 2 कॉमन है तो नहीं होगा, तो ये को प्राइम नहीं है। मैंने लिखा 57,3, भाई इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। दोनों में क्या कॉमन है? 3। जब को प्राइम कौन सी होती जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो? तो ये को प्राइम नहीं है। मैंने लिखा 67,2, क्या को प्राइम है?